बेहतर इल्यूमिनेशन के लिए जो कुछ कारण हैं जिस पर इल्यूमिनेशन निर्भर करता है, तो सबसे पहला उसमें कौन सा है साहब? स्पेस हाइट रेशियो। क्या है विद्यार्थी जी? स्पेस हाइट रेशियो। इसे क्या कहा जाता है? स्थान ऊंचाई अनुपात। क्या कहते हैं सरकार? स्थान ऊंचाई अनुपात कहते हैं। अब ये जो स्थान ऊंचाई अनुपात है, यह क्या होता है और किसके संबंध में कहा गया है? यह स्थान ऊंचाई अनुपात होता है लैंपों के मध्य। क्या होता है साहब? लैंपों के मध्य कैसी दूरी जी? क्षैतिज दूरी। अब बटा क्या हो जाता है? आपके तल से लैंप की ऊंचाई। कहां से साहब जी? सरफेस से, सतह से। कहां से साहब? सतह से, जहां पर प्रकाश आनी है, सतह से लैंप की ऊंचाई। तो ये आपकी होती है स्पेस हाइट रेशियो। अब इसका मतलब आप ऐसे समझिए, ये मेरा कमरा है, इस कमरे का यह तल है जिस पर प्रकाश को आना है। एक बल्ब हमने यहां लगाया है, एक बल्ब हमने यहां लगाया है। इन दोनों बल्ब के बीच की दूरी यह क्या है? आपका डी। और आपका बल्ब जिस हाइट पर है मेरे सतह से, वह आपकी क्या है साहब? हाइट। तो यानी यह दूरी और इस हाइट का जो अनुपात है वही आपका क्या होता है? स्पेस हाइट रेशियो होता है। क्या होता है साहब? स्पेस हाइट रेशियो होता है। कई बार इसको हम लोग SHR से भी क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? SHR से भी सूचित करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विद्यार्थी जी अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस SHR का मान कितना से कितना के बीच होना चाहिए विद्यार्थी जी? 1 से 2 के बीच। ध्यान रखिएगा, इसका मान 1 से 2 के बीच, बिल्कुल इसका मान क्या होता है? 1 से 2 के बीच होता है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है या कम है तो वैसी परिस्थिति में चौंध होने लगती है या प्रकाश की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये सब संकट हम लोगों को झेलना पड़ता है। तो इस पर हमारी प्रदीप्ति निश्चित रूप से क्या होती है? निर्भर करती है। इसके अप डाउन होने से प्रदीप्ति पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए विद्यार्थी जी, दूसरा जिस पर मेरी प्रदीप्ति क्या होती है, ध्यान रखिएगा साहब, दूसरा मेरी प्रदीप्ति किस बात पर डिपेंड करती है? तो आपके यूटिलाइजेशन फैक्टर पर डिपेंड करती है। और तीसरा किस पर डिपेंड करती है साहब? तो हमारा बिल्कुल डेप्रिसिएशन फैक्टर, अपव्यय कारक पर डिपेंड करती है। हम सब लोग यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो? मेरा उपयोगिता गुणांक हो, तभी तो बढ़िया होगा कि मेरी प्रकाश जो उत्सर्जित होगी, अधिक मात्रा में प्रकाश हम उपयोग कर पाएंगे, मेरी वेस्टेज कम होगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम लोगों को क्या करना होता है? प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। प्रकाश व्यवस्था के बारे में, किसके बारे में साहब? प्रकाश व्यवस्था के बारे में। ठीक है, प्रकाश व्यवस्था के प्रकार। अब हमारी जो लाइटनिंग स्कीम है वह कितने तरह की होती है? चलिए, सबसे पहला जो है वह क्या होती है साहब? ध्यान रखिएगा, सबसे पहला हमारा है डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी जी? प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। ठीक है, डायरेक्ट लाइटिंग। अब इसमें साथियों आप जान रहे हैं, मेरा जो बल्ब है वह आपका लगा हुआ है, इसमें 90% प्रकाश आपका क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, और 10% प्रकाश क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, और अगर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे वस्तु पर, मेरे सतह पर, इन सब पर कौन सा प्रकाश ज्यादा आ रहा है, इसी पर आपकी कितनी मात्रा में प्रकाश आ रही है? वस्तु पर, सतह पर, तल पर क्या आ रही है? 90% जो है साहब प्रकाश आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए विद्यार्थी जी, ठीक है, आइए आगे बढ़ते। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं। देखिए लोग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साहब जी, इसमें हम लोग क्या करते हैं? भी शेप का, कैसा साहब जी? उल्टा भी आकार का क्या करते हैं? रिफ्लेक्टर। क्या लगाते हैं साहब? रिफ्लेक्टर लगाने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए साहब जी, अब उल्टा भी आकार का हम क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्टर लगाने का काम करते हैं। इससे क्या होती है? हमारी प्रकाश का जो है, ध्यान रखिएगा, आपका इधर इधर, अब इसका अंदर का जो भाग होता है उसमें हम लोग क्रोमियम वगैरह का क्या करते हैं? परत चढ़ा देते हैं। क्रोमियम का परत चढ़ाने से आपका रंग चांदी जैसा रहता है, और आप तो जानते हैं कि व्हाइट कलर जो है वह बिल्कुल प्रकाश का अवशोषण करने का काम नहीं करता, सबको रिफ्लेक्ट ही करता है, और सारी की सारी प्रकाश क्या हो जाती है? सतह पर साहब निकल जाती है। समझे कि नहीं? ध्यान रखिएगा साहब।
ध्यान दीजिएगा साहब। अब यहां पर जो है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है, दूसरा हमारा क्या है साहब, अप्रत्यक्ष। तो ये आपने महसूस किया कि हमारा जो रिफ्लेक्टर है वह क्या कर रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है साहब, नीचे की तरफ प्रकाश को भेजने का काम कर रहा है। दूसरा जो मेरी व्यवस्था होती है वह कौन सी व्यवस्था होती है साहब, एक तो ये प्रत्यक्ष में कितना चला गया, 90% नीचे चला गया। दूसरा है आपका अर्ध प्रत्यक्ष, क्या है साहब, अर्ध प्रत्यक्ष। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिल्कुल अर्ध प्रत्यक्ष, सेमी डायरेक्ट। क्या हो गया साहब, सेमी डायरेक्ट। अब ध्यान लीजिएगा, इसमें क्या होती है आपका साहब जी, मेरा जो बल्ब है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, उसमें मेरा कितना से कितना परसेंट नीचे आता है, 60 से 90 नीचे आता है। कितना आता है साथियों, बिल्कुल 60 से 90% नीचे आता है। ऊपर कितना जाता है, बिल्कुल 10 से 40% ऊपर जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन परीक्षा में यही सब पूछा जा रहा है, ठीक है कि नहीं, कि आपका 10 से 40% ऊपर और 60 से 90% नीचे। ठीक है विद्यार्थी जी, ध्यान रखिएगा। अब यहां से समझिए कि हमारी जो अर्ध प्रत्यक्ष व्यवस्था है उसका प्रयोग आप कहां पर करिएगा साहब जी, जब आपको कैसा चाहिए, जब चौंध आपको कम चाहिए, चौंध कम अगर चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं, अर्ध प्रत्यक्ष का करते हैं। उसके बाद विद्यार्थी, अगर आप हर जगह क्या चाहते हैं, बराबर मात्रा में प्रकाश का वितरण, क्या चाहते हैं साहब, समान मात्रा में प्रकाश का वितरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश का वितरण। तो अब भी हमारी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा साहब, समान मात्रा में प्रकाश का वितरण चाहते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। आजकल बल्ब आप देखते होंगे, ये मेरा मान लीजिए कनेक्टर है, यहां से यहां तक प्लास्टिक का आपका क्या रहता है, जो कि कवर लगा रहता है, और नीचे में आपका क्या रहता है, ऐसे करके बल्ब रहता है। तो ये आधा भाग को जो ढक लिया, तो इस तरफ ऊपर जाने से रोकिए न दिया है इसको। तो इस तरह की भी जो अरेंजमेंट होती है, उन बल्बों से भी आपका क्या होता है, चौंध कम आता है। क्या आता है साहब, चौंध कम आता है। तो इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग यहां पर किया करते हैं। चलिए अब तीसरे नंबर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा होता है अप्रत्यक्ष। क्या होता है साहब, अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल इसको हम लोग इनडायरेक्ट लाइटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट लाइटिंग कहते हैं साहब। अब इसमें तो स्पष्ट हो गया कि नीचे मेरा प्रकाश बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्या होगा साहब, इसमें आपका क्या होगा विद्यार्थी जी, नीचे बिल्कुल भी प्रकाश नहीं आएगा। इसमें हम लोग एक कटोरा जैसा क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और ये देख लीजिए साहब, मेरी सारी की सारी प्रकाश क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। कितना जाता है हरिराम जी, ऊपर 90% कहां जाता है, ऊपर। और नीचे कितना आता है साहब, मात्र 10% आता है। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आप क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो लाइटिंग की अरेंजमेंट है उसमें कहीं से भी छाया आपकी क्या होती है, नहीं बनती है। समझिए, छाया इसमें बिल्कुल भी नहीं बनती है। विद्यार्थी और ध्यान दीजिएगा, हम लोग कहां पर ऐसे लाइट का इस्तेमाल करते हैं, सिनेमा हॉल में करते हैं, डांसिंग हॉल में करते हैं, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है कि नहीं, ये सब जो है आपका क्या है, डेकोरेटिव लाइट में इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और विद्यार्थी, इसकी जो स्थिति है यह तभी आपका बेहतर माना जाएगा जब आपके सीलिंग का कलर कैसा है साहब, ध्यान रखिएगा, सीलिंग का रंग कैसा होना चाहिए आपका साहब, हल्के रंग का हो, हल्के या व्हाइट कलर का हो, तब जाकर के यह बेहतर होता है। क्योंकि हमारा क्या होता है साहब, ऊपर से ही प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आता है। ये ध्यान दीजिएगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह जब आप लोग जाया करते हैं, वहां सब पर क्या रहता है, इसी तरह का लाइट लगा रहता है, जिससे कि आपको भोजन करने के दौरान आंख पर चौंध का एहसास नहीं होगा। समझे कि नहीं, ये सब बातें हैं साहब। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा मेरा क्या हो जाएगा, अर्ध अप्रत्यक्ष। चौथा क्या हो जाएगा साहब, अर्ध अप्रत्यक्ष।
विद्यार्थी जी 110 जो बल्ब है वो अप्रत्यक्ष नहीं है, वो डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम है, वो जनरल लाइटिंग स्कीम GLS है। वो चारों तरफ समान मात्रा में प्रकाश का क्या करता है, विस्तार करता है। समझिए कि नहीं, क्या है वो, GLS। आइए साहब जी, अब यहां पर ध्यान देते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज क्या है। अब आपका है अर्ध अप्रत्यक्ष, क्या है साहब, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश। यह आपकी क्या होती है, सेमी इनडायरेक्ट। क्या होती है सरकार, सेमी इनडायरेक्ट। साहब जी इसमें जो सुविधा मिलती है हम लोगों को, उसमें ऐसी सुविधा रहती है साहब जी कि हमारा नीचे वाला पूरा ब्लॉक रहता है, समझे कि नहीं। इधर से हमारा क्या होता है, प्रकाश थोड़ा थोड़ा जाता है, तो मतलब इधर से जाता है तो प्रकाश को घेरे नहीं ना है, बांधे नहीं ना है, थोड़ा नीचे भी आ जाता है और ऊपर लेकिन ज्यादा जाता है। उसमें तो हम पूरा ही कवर कर दिए हैं कि भाई डायरेक्ट तो नीचे एकदम नहीं आ सके। ऐसी स्थिति में साथियों आप ध्यान दीजिएगा, मेरा कितना परसेंट ऊपर जा रहा है, 60 से 90 मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मेरा नीचे कितना आ रहा है, बिल्कुल 10 से 40% मेरा क्या हो रहा है, नीचे आपका प्रकाश जा रहा है। ये स्थिति साहब होती है। तो अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग में यही मामला है। और सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग जो है आप किसके माध्यम से, आप कहां पर इसका प्रयोग करिएगा, बताइए जरा सा साहब। कमरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है कि नहीं, क्या करने के लिए साहब, डेकोरेशन पर्पस से यूज कीजिएगा। और जहां आपको मंद प्रकाश की क्या है, आवश्यकता है, मंद प्रकाश व्यवस्था है, वहां यूज करिएगा। आप जानते हैं आंख वाला जो हॉस्पिटल होता है, मोतियाबिंद सबका इलाज होता है, उसको कौन सा चश्मा पहनाता है, काला वाला बड़ा साइज का रहता है, ताकि उसकी आंख पर सीधे प्रकाश नहीं पहुंचे। कुछ दिन तक पहुंचने के लिए देता है, नहीं तो फिर ज्यादा तीव्र लाइट जाएगी तो उसकी आंख पर क्या होता है, असर पड़ता है। साइंस ये कहता है साहब, रात को सोते समय बल्ब जला के कमरे में नहीं सोना चाहिए। आपकी पलक न बंद रहती है लेकिन उस प्रकाश का इफेक्ट हमारी आंखों पर पड़ता है। इसीलिए साहब जी बल्ब को बंद करके, जब कोई डर, जिसको ज्यादा मान लीजिए डर लगता है, बिना बल्ब के सो ही नहीं पाता है, वैसे आदमी के लिए वो आया है कपड़े का मास्क, जैसे मुंह में लगाने के लिए रहता है, वैसे आंख का पट्टी जैसा रहता है, पीछे रबर लगा रहता है, आंख पर ऐसे करके लगा लीजिए, अब बल्ब जला करके अपना सो जाइए। तो काला रहता है तो आपके उसका असर आप पर उतना नहीं पड़ पाएगा। हाँ बिल्कुल, समझे कि नहीं। तो आप यूज करते हैं कि नहीं उस चीज का, लाइटें ऑफ कर देते हैं, चलिए तब तो अच्छा है। और जो पट्टी में भी जो 150 खर्चा करेंगे उससे अच्छा है लाइटें, बिजली भी बचत हो गया, अननेसेसरी खर्च भी क्या हो गया, मेरा मैनेज हो गया। आइए साहब, आइए साहब ध्यान दीजिएगा सरकार। अब क्या क्या क्लियर हो गया, जरा सा फटाफट देख लीजिए तो साहब जी। डायरेक्ट में बताते चलिए क्या हो गया। यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं। 0 से साहब 10% ऊपर, बिल्कुल सही बात है। और साहब जी मेरा 90 से 100% नीचे। विद्यार्थी जी आप जरा बताइए इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या मामला है साहब जी। 90 से 100% ऊपर और 0 से 10% नीचे। सेमी डायरेक्ट में जरा बताइए विद्वानों, सेमी डायरेक्ट में 60 से 90, यहां पर हो जाएगा 10 से 40, ऊपर क्या हो जाएगा 10 से 40, यहां क्या हो जाएगा 60 से 90% नीचे। फिर सरकार आ जाइए आपका सेमी इनडायरेक्ट में, क्या आ गया, सेमी इनडायरेक्ट में। इसमें क्या हो जाएगा साहब, ऊपर में 60 से 90% और नीचे क्या हो जाएगा आपका, निश्चित रूप से 10 से 40% हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन थीम है, जिसको आपको याद रख लेना है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। अब यहां साहब जी ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है, अब हम एक और बात चर्चा करते हैं। एक हमारा होता है GLS, क्या होता है, जनरल लाइटिंग स्कीम। क्या होता है इसका पूरा नाम, जनरल लाइटिंग, बिल्कुल स्कीम, योजना। क्या होता है, सामान्य प्रकाश योजना या सामान्य प्रकाश व्यवस्था।
इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो लोग 110 बल्ब यूज किए हैं और जो मान लीजिए नहीं यूज किए हैं, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब है, तो नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब जो हमारा है उसके हिसाब से जिस लोगों ने यूज किया है, तो वह इस तरह का बल्ब जिन लोगों ने भी देखा होगा जिसमें यहाँ पर फिलामेंट लगी हुई रहती है, होल्डर में लटका देते हैं, अब पूरा चारों तरफ आपका क्या होता है, रोशनी आता है, और तो और साहब हवा में झूलता भी रहता है और रोशनी देता भी रहता है कि नहीं विद्यार्थी जी। हमारा IP65 कहता है कि हवा में झुलाना नहीं चाहिए, इसमें क्या कर देना चाहिए, एक साहब जी यहाँ पर टोपी जैसा भी आकार का पहना देना चाहिए, जिससे क्या होता है बारिश की बूंदें सीधे इस पर नहीं जाती और धूल से भी इसको सुरक्षा प्राप्त होती है। तो IP65 इग्रेस प्रोटेक्शन धूल और बारिश के छींटे से सुरक्षा हेतु मानक की जानकारी देता है, जो बल्बों के लिए हम प्रयोग किया करते हैं, ये ध्यान रखना है साहब। अब जो है इसमें प्रकाश क्या हो रहा है, ऊपर नीचे का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, समरूप वितरित होता है, हर जगह समान मात्रा में विपरीत होता है, बढ़ता है। जैसे आप लोग पार्क वगैरह साहब टहलने जाते हैं सवेरे, तो पार्क में जब आप टहलने जाते हैं वहां आप क्या देखते होंगे, आपका जो है ध्यान दीजिएगा, यहां जो देखिएगा यहां क्या होता है, इस तरह का आपका बल्ब रहता है, नहीं पूरा जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर का रहता है चारों तरफ से, और उसके भीतर जो है हमारी बल्ब जल रही है। अब ये भी आपका कैसा लाइट देता है, यह भी GLS है, यह भी क्या होता है, यूनिफॉर्म डिफ्यूज्ड, क्या है साहब, यूनिफॉर्म डिफ्यूज्ड सोर्स है, यानी ऐसा सोर्स जो चारों तरफ समान मात्रा में प्रकाश का वितरण करता है, प्रकाश को चारों ओर समान रूप से छोड़ता है, प्रदान करता है, वह आपकी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म डिफ्यूज्ड सोर्स कहलाती है, यूडीएस कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा साहब। तो ये सब हमारा क्या है, GLS है। अब जरा हम लोग चलते हैं मानव निर्मित उन उपकरणों के बारे में जहां से विद्युत की आपूर्ति देने के बाद हमें किसकी प्राप्ति होती है साहब, लाइट की प्राप्ति होती है, प्रकाश की प्राप्ति होती है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, आइए साहब लैंप के बारे में। हमारा जो है आप सब जानते हैं यह क्या काम करता है साहब, प्रकाश की प्राप्ति का क्या है साहब, प्रकाश की उत्पत्ति का सरकार यह क्या है, स्रोत है। लेकिन कैसा स्रोत है जी, कृत्रिम स्रोत है। कैसा स्रोत है, कृत्रिम स्रोत है, ठीक है। चलिए साहब लैंप की जो है यह क्या है, कृत्रिम स्रोत है, प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत है। सबसे पहले साहब आप लोग जानते हैं बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन को एक बल्ब को बनाने के दौरान 1000 से ज्यादा उन्होंने साहब जी क्या किए थे, आविष्कार कर दिए थे जाने अनजाने में। उनका मित्र उनसे कहा कि तुम्हारे बस का बात एकदम नहीं है साहब, समझे कि नहीं, तुम्हारे बस का बात एकदम नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं वैसा एक तरीका खोज रहा हूं जिससे बल्ब बन जाए, मैं 1000 तरीके जान गया जिससे बल्ब नहीं बन सकता है, और फिर वो सफल भी हुए। लेकिन आसान सफलता साहब नहीं होती है। तो कहने का मतलब यही है कि वह जो बल्ब आपका बना था, तो सबसे पहला बल्ब मेरा कौन सा था, कार्बन फिलामेंट ताप दीप्त लैंप था। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे साहब जी ताप दीप्त लैंप के बारे में। किसके बारे में, ताप दीप्त लैंप के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है इनकैंडेसेंट लैंप। क्या नाम है, इनकैंडेसेंट लैंप हम अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में ताप दीप्त होता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है साहब, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर सरकार, ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है, निर्भर करता है, ठीक है। और ये विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वह क्या है, बिल्कुल सही कहा विद्यार्थी जी, क्या है, H बराबर I² इंटू T है। यह कहां से लिया गया, जूल के नियम से लिया गया। विद्यार्थियों जूल के नियम से यह लिया गया। आप सब यहां जानते हैं इस तरह का जो भी बल्ब होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, फिलामेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिलामेंट का प्रयोग करते हैं। विद्वानों हमारा जो फिलामेंट है क्या होता है, हमारा जो फिलामेंट है वह किन किन तत्वों का बना होता है। तो सबसे पहला मेरा पसंदीदा एलिमेंट जो शुरुआत में था वह क्या था, कार्बन था। क्या था साहब, कार्बन था। दूसरे नंबर पर हम किधर आ गए,
मेरी जो नाइक्रोम होती है उसको हम कभी भी फिलामेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? फिलामेंट के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। समझ गए? क्यों नहीं करते हैं साहब? ध्यान रखिएगा, इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। यह आपका 1100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पित होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? वाष्पित होने लगता है। 1400 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट विशेष रूप से होती है। मेरा कार्बन जो है वह 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टंगस्टन आपका 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बातें आप जानते हैं। साहब आपको याद रखना है, टंगस्टन से हमारी हीट क्या होती है? कम। और आपकी साहब प्रकाश क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? प्रकाश अधिक प्राप्त होती है। लेकिन मेरा जो नाइक्रोम है विद्वानों, इससे क्या होता है? इससे साहब जी आपका हीट ज्यादा और प्रकाश आपकी क्या होती है? कम होती है। विद्यार्थी आपका नाइक्रोम कैसा अवयव है? हीटिंग एलिमेंट है। कैसा है साहब? उष्णीय अवयव है। क्या है सरकार? ये हीटिंग एलिमेंट है। हम जहां कहीं भी चर्चा हो जाए कि साहब इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट किसका? नाइक्रोम का। स्टोव में हीटिंग एलिमेंट किसका? नाइक्रोम का। ये सदैव याद आप लोग रखिएगा विद्वानों, यहां पर ध्यान रखिएगा। समझे? यहां पर ध्यान रखिएगा, हमारे टंगस्टन या जितने भी फिलामेंट हैं उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। हमारे फिलामेंट की जो विशेषता होनी चाहिए साथियों, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, उसकी विशेषता होनी चाहिए, जिस भी पदार्थ का हम चयन करेंगे सबसे पहला साहब उच्च गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल उच्च गलनांक होना चाहिए। विद्वान साहब दूसरे नंबर पर ध्यान रखिएगा, इसमें रेजिस्टेंस प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए? बहुत गलत साहब बोले आप। प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साहब? उच्च होनी चाहिए। प्रतिरोधकता उच्च होगा तो हिट भी ना उच्च होगा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा साहब, बेहतर क्या होना चाहिए? यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए। नहीं तो पता चलेगा कि झोला में लेके 2 बल्ब आप आ रहे हैं, रास्ते में ही बल्ब क्या हो गया? हिला 2-4 बार साइकिल पर कि वह जो है फिलामेंट उसका जगह छोड़ दिया। यदि ऐसा कभी हो जाया करता है तो आप क्या करते थे? यदि पकड़ा गए तो ऐसे ऐसे करके उसको फंसाने का कोशिश करते थे और धीरे से आके लगा देते थे ताकि गार्जियन से डांट नहीं सुनना पड़े। क्या विद्यार्थी सब होता था ना जी? उस जमाने में तुम था जब वो बल्ब का यूज होता था। चलिए अच्छी बात। चलिए सताने वाला भी काम किया है, देखें वो चेहरे से पकड़ में आ जाता है। चलिए तब मेहनती तब समझेगा जो नौकरी ले लेगा, है कि नहीं? क्या कर रहा नहीं कर रहा उसका कोई मीनिंग नहीं है। नौकरी ले लेगा सबसे बड़ा मेहनती वही है। आप बहुत मेहनती हैं, सफल नहीं हुए, आपका कोई वैल्यू नहीं। कोशिश कितना किया है वो कभी गिना नहीं जाता है साहब। अचीव क्या हुआ है याद यही रखता है इतिहास, ये जान लीजिए। वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, समझे कि नहीं? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसका क्या होना चाहिए? प्रेशर क्या होगा साहब? लो की हाई। हाई प्रेशर होगा तो प्लास्टिक में कर जाएगा। क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए। प्रेशर क्या होनी चाहिए साहब? ध्यान रखिएगा, दाब, आंतरिक दाब क्या होना चाहिए? निम्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सरकार? निम्न होनी चाहिए। 5वां आ जाइए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है, हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी क्या हो? बिल्कुल सही कहा साहब, टेम्परेचर कॉफिशिएंट भी क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए। विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। यहाँ के बाद एक छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके बीच रख रहा हूं। हमारे इस फिलामेंट के लिए हमारी जो बल्ब की कैपेसिटी होती है कैसे निर्धारित की जाती है? प्रदीप्ति दक्षता जो होती है साहब, याद रखना किसके समानुपाती होती है? सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती है। सप्लाई वोल्टेज बढ़ता है, मेरी दक्षता उस हिसाब से बढ़ती है। और यहां से ध्यान रखिएगा, आई आपका डी के पावर 2/3 का क्या होता है? समानुपाती नहीं, 3/2 होगा, यहाँ 1.5 होगा। क्या हो जाएगा? 3/2 का क्या होता है? समानुपाती। अब यहां से डी क्या है साहब? व्यास है किसका? ध्यान रखिएगा, डी क्या है? व्यास है किसका साहब जी? फिलामेंट तार का। व्यास किसका है साहब? फिलामेंट तार का। यानी फिलामेंट तार का व्यास 1.5 गुना होता है समानुपाती में किसके? मेरे धारा के मान के। अगर डी को आप इधर लीजिएगा तो आई के पावर क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब इससे क्या पता चला? यहां से बार बार आपको चर्चा होती है कि हमारी जो फिलामेंट की वायर की मोटाई है
किसके आधार पर तय की जाएगी, जरा बताइए। फिलामेंट की मोटाई किस आधार पर तय की जाएगी साहब, धारा प्रवाह के आधार पर, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिलामेंट की मोटाई का जो निर्देश होता है वह तो हम लोग आई के अनुसार ही तय करते हैं। व्यास का मोटा होना मतलब क्या होना, धारा का नेचुरली बढ़ना, क्योंकि समानुपाती है विद्यार्थी जी। तो हम लोग फिलामेंट के रूप में क्या करते हैं, टंगस्टन, कार्बन, इन सब का प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का नहीं करते। और आपका जितना लेंथ बढ़ता जाएगा मेरी रेजिस्टेंस उतनी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम फिलामेंट को साहब इस तरह से लपेटने का काम करते हैं, जिससे आपका क्या होता है विद्वानों, इस तरह से क्या होती है, लंबे तार को छोटे जगह पर अटैच करने में आप सक्षम हो जाते हैं। क्या होते हैं, लंबे तार को छोटे जगह पर अटैच करने में सक्षम हो जाते हैं। और इससे भी ज्यादा यदि करना है तो कॉइल ऑफ कॉइल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉइल ऑफ कॉइल कर देते हैं। कॉइल ऑफ कॉइल का मतलब क्या है, ऐसे कॉइल की संरचना इसी को लपेटते 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 लपेटा लपेटा में ही फिर से क्या कर दिए, अलग लपेटा देने लग गए। तो जैसे आपका 200 वाट वाला बल्ब हुआ करता था, उस समय हम लोग कॉइल ऑफ कॉइल का क्या करते थे, प्रयोग किया करते थे। ये ध्यान रखिएगा साहब। ये सब चीजों को तो समझ गए। अब जरा सा आइए हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, अब चर्चा करते हैं मेरा पहला बल्ब जो है वह कौन सा था, कार्बन फिलामेंट लैंप था। कौन सा था नौजवानों, कार्बन फिलामेंट लैंप था। एक नंबर पर क्या है विद्यार्थी, कार्बन फिलामेंट लैंप। नाम से ही संस्कार समझ में आ रहा है। इसमें फिलामेंट किस चीज का होगा जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा है, फिलामेंट किसका होगा, कार्बन का होगा। ठीक है, उसके बाद जो इसकी ग्लास मतलब बाह्य कवर होगी, क्या होगी साहब, बाह्य आवरण जो होगी इस बल्ब की, किसकी बनी होती है, कांच की होती है। क्या होती है, कांच की। यह कांच पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है, चलिए क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब विद्यार्थी जी यहां पर समझिएगा, इस तरह के बल्ब का कार्यकारी तापमान कितना होता है साहब जी, कार्यकारी तापमान बताइए, हाउ मच, कितना डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। उससे ऊपर यदि बढ़ाइएगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण होने लगेगा। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होने लगेगा। कैसा प्रकाश देता है, कम, लेकिन कैसा, लाल पीला वाला प्रकाश देता है, लाल पीला प्रकाश देता है, लालिमा सहित पीलापन, वह आपका क्या देता है, कम प्रकाश देता है। विद्यार्थियों इसका भीतरी भाग इससे ज्यादा करने पर क्या हो जाएगा, ज्यादा ताप होने पर आपका भीतरी भाग बिल्कुल साहब काला हो जाता है, ब्लैक स्पॉट हो जाता है। अब यहां पर गौर कीजिएगा साहब, अगला जो है वह क्या है, इसकी साहब जी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण रोकने के लिए क्या किया जाता है, निर्वात। क्या करते हैं, निर्वात, यानी आपके कांच के बल्ब के भीतर आप क्या करते हैं, निर्वात मेंटेन करते हैं। ऐसा करके क्या फायदा होता है, आपका वाष्पीकरण को रोकने का काम करता है, वाष्पीकरण को कम करने का काम किया जाता है, ताकि जल्दी से आपका वेपोराइज ना हो जाए। उसके बाद साथियों इसके बारे में जरा जान लीजिएगा, इसकी दक्षता विद्वान साहब कितनी होती है, जल्दी बताइए। 2.5 से 4.5 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। साहब इसकी कार्यकारी आयु कितनी होती है, कितनी होती है, 600 से 800 घंटे होती है। क्या होती है, 600 से 800 घंटे होती है। चलिए विद्यार्थी जी अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना कम लाइट से हमारा काम चलेगा, बल्ब भी जल रहा है और लालटेन भी जलाना पड़ रहा है, उससे अच्छा बल्ब को बुझा ही दीजिए, काहे बिजली बिल झूठ मूठ का देना पड़ेगा, है कि नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या किए, तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। क्या होगा साहब, कुछ नया इन्वेंट करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने क्या काम किया, कार्बन फिलामेंट के बाद अब उसमें हम लोग कुछ नया किए। क्या किए, टंगस्टन फिलामेंट का प्रयोग किए। अब जरा आ जाइए विद्वान साहब, दूसरा हमारा क्या है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, यानी आपकी मेटालिक फिलामेंट लैंप। मेटालिक में भी हमने 2 इन्वेंशन किया, जरा सा चर्चा कर लेते हैं। मेटालिक फिलामेंट लैंप। अब जो धात्विक फिलामेंट लैंप है यह भी आपका क्या है, 2 प्रकार का है, जिसमें पहला है साहब आपका क्या है, वैक्यूम फिलामेंट लैंप, है ना। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, हाँ, वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप। यानी इसमें जो है साहब, यहां पर आप फिलामेंट किस चीज का यूज किए हैं, यहां फिलामेंट आप यूज किए हैं टंगस्टन का। किसका यूज किए हैं, टंगस्टन का। क्या है अंदर में, क्या भरे हैं साहब,
ध्यान रखिएगा, बल्ब के अंदर क्या है आपका, निर्वात है। बल्ब के अंदर क्या है, निर्वात है, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, बल्ब के अंदर हमारी क्या भरी हुई है, निर्वात भरी हुई है। अब साहब यहां समझ लीजिएगा कि हमारा जो है प्रकाश यहां क्या होता है, प्रकाश की दक्षता, ल्यूमिनस इफिशिएंसी इसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ करके हो जाती है, जल्दी बताइएगा, कितनी हो जाती है साहब, 8 से 10 ल्यूमेन प्रति वाट हो जाती है। साहब इसका जो कार्यकारी ताप होता है वह थोड़ा सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कितना तक पहुंच गया जी, 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आपको तो मैंने बताया ही था ना, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा प्रकाश उतनी बेहतर होती चली जाएगी। उसके बाद सरकार आपको मैं यहां पर एक और चीज बता दूं, यहां पर जो है हमारा क्या हो रहा है, कितने वाट का यह बनता है, तो नॉर्मली साहब 0 से 25 वाट का यह बनाया जाता है। कितने का, 0 से 25 वाट का बनाया जाता है। इसका संचालन जो होता है कितने वोल्ट पर होता है, वही आपका 230 से 250 वोल्ट पर इसका संचालन होता है। उसके बाद साहब जी आ जाइए, इसकी जो है कार्यकारी दक्षता कितनी होती है, कार्यकारी दक्षता इसकी क्या होती है साहब, जरा बता दीजिए। सॉरी, दक्षता तो हम बता ही दिए हैं, कार्यकारी आयु की बात होगी। इसकी जो कार्यकारी आयु है वह क्या हो जाएगी साहब, 750 से 850 आवर्स के बीच हो जाती है। ठीक है, यह इसकी विशेषता होती है। अब यहां पर ऑपरेटिंग वोल्टेज, अगर इसको हम 0 से 25 वोल्ट के बीच बनाते हैं तो यही मेरा किस लैंप के रूप में यूज होता है, पिग्मी लैंप के रूप में क्या होता है, यूज होता है। बाद में जाके इसके वाटेज को हम लोग बढ़ाने का भी काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात और आप यहां पे जान लीजिए, मेरा जो टंगस्टन है उसका साहब जी टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, टंगस्टन का कोफिशिएंट PTC होता है। यानी यहां अल्फा का मान कितना होगा, बता दीजिए, 0.0051 प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 0051 प्रति डिग्री सेल्सियस। एक बार क्वेश्चन आ गया था इसीलिए हमने बता दिया है, याद रख लेना कितना होता है, 0051 प्रति डिग्री सेल्सियस। चलिए साहब, अब इसमें तो हम लोग 4.5 से कम 10 पर तो पहुंचे है कि नहीं है, मतलब मैक्सिमम वहां 2.5 से 4.5 जा रहा था, यहाँ कितना तक पहुंच गए हम लोग, 10 तक पहुंच गए। तो कुछ बढ़िया हुआ, लालटेन हल्का सा हाँ साइड कर दिए, हल्का सा साइड कर दिए, लेकिन थोड़ा सा टेबल ऊपर में बैठ करके तो पढ़ भी लिया हल्का। लेकिन अब आगे बढ़िए जरा सा, अब थोड़ा सा जो लंबे समय तक मार्केट में अपने आप को स्थापित किया और लंबे समय तक भारत में राज किया साहब जी प्रकाश की इंडस्ट्री में, वह बल्ब आपका कौन सा था, बिल्कुल कौन सा था साहब, गैस फिलामेंट लैंप। क्या था आपका, गैस फिलामेंट लैंप। साहब जी इसमें आप क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां भी आपका फिलामेंट किस चीज का बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ है। ठीक है, लेकिन साहब दूसरे नंबर पर आ जाइए, आप बल्ब के भीतर क्या भर रहे हैं, बल्ब के भीतर आप भर रहे हैं निष्क्रिय गैस, कौन सा, बिल्कुल क्या भर रहे हैं, आर्गन। और क्या भर रहे हैं साहब, नाइट्रोजन भर रहे हैं। ये दोनों गैस को हम अंदर भरते हैं। इस भरने से क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होती है साहब, बिल्कुल कम हो जाती है। वाष्पीकरण क्या होती है, कम होती है। आपका ज्यादा टेम्परेचर तक मेरा फिलामेंट क्या होता है, सस्टेन करता है। क्या करता है, मेरा फिलामेंट ज्यादा टेम्परेचर तक सस्टेन करता है। विद्यार्थी जब जरा समझ लीजिएगा, यह गैस जो भरा भी गया है तो यह उच्च प्रेशर पर कि लो प्रेशर पर, निम्न दाब पर भरा जाता है। किस पर भरा जाता है, निम्न दाब पर भरा जाता है। यह भी बात को आपको याद रख लेना है। हमारी जो साहब टंगस्टन यहाँ यूज किए हैं, तो टंगस्टन का मोटा तार की पतला तार, टंगस्टन की पतली तार का प्रयोग कर रहे हैं। पतली तार होने से प्रतिरोध क्या होता है, उच्च हो जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध उच्च हो जाता है। और जितना प्रतिरोध उच्च होता है, एब्रप्टली हमारी हीट भी उस हिसाब से क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। विद्यार्थी जी इसका कार्यकारी तापमान जरा बता दीजिए, जिस पर यह आराम से काम कर सकता है। इसका कार्यकारी तापमान बल्ब के अंदर क्या होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक हुआ करता है। अब कहां पर हम 2400 थे, वहां यहां हम 2700 पहुंच गए, तो मेरी क्षमता नेचुरली क्या हो गई, बढ़ेगी ही। प्रकाश का मान भी नेचुरली क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब विद्यार्थी जी जब इतना सा फैसिलिटी हमको मिल रहा है, तो यहां पर मेरा कार्यकारी आयु कितना हो जाता है, मेरी कार्यकारी आयु यहां हो जाती है साहब कितना, 1000 से बिल्कुल साहब 1200 घंटे हो जाती है। अच्छा आपका टिक रहा है साहब जी। इसको हम कितने वाटेज तक तैयार कर लेते हैं, 40 से लेकर के कितना तक साहब, 1500 वाटेज तक का हम बनाने में सक्षम हो जाते हैं। अब यहां आ जाइए साहब जी, ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है,
बिल्कुल, ऑपरेटिंग वोल्टेज का मान कितना होता है? 200 से 250 लिखिए चलेगा, 230 से 250 लिखिए चलेगा, है कि नहीं है? और हम लोग प्रायः रेटेड वोल्टेज से थोड़ा कमे पर चलाते हैं, उसका जीवन काल क्या होता है? लंबा होता है। क्या होता है? जीवन काल लंबा होता है। आगे जरा बढ़ जाइए। आगे यहां पर साथियों अब आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, हमारी दक्षता कितनी हो गई मेरी साहब? ल्यूमिनस इफिशियंसी यहां क्या हो जाती है बताइए? बिल्कुल, मेरी दक्षता हो जाती है 18 से 20 ल्यूमेन प्रति वाट। ये वाला जो बल्ब है यह मुझे लगता है सैकड़ों साल तक जो है अपने राज सुख को भोगा है, लोगों के बीच बहुत ज्यादा जो है उपयोग में लिया गया। अब इस बल्ब का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अब समोसा दुकानदार वाला अपने उस चोंगे के अंदर अपना जो केबिन है जिसमें कि वो शीशा वाला बना के रखता है, उसमें इसको लटका के रखता है साहब। 10 बजे का समोसा 5 बजे जब आप खाइएगा तो थोड़ा सा गर्म रहे उसके लिए रखता है। सबसे बड़ी बात साहब जी ध्यान रखिएगा, यह जो बल्ब है कैसा लोड है साहब? यह पूरी तरफ से रजिस्टिव लोड है। क्या है? पूरी तरह से रजिस्टिव लोड है। अतः पावर फैक्टर पर इस बल्ब का उपयोग करने से कोई फर्क नहीं करता है। अतः क्या होती है इसकी पीएफ का मान? क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है साहब? पीएफ 1 होता है। कोई असर यह पावर फैक्टर पर एकदम नहीं डालता है, ये ध्यान रखिएगा। आप सब जानते हैं रजिस्टिव लोड की स्थिति में मेरा फेज एंगल का मान 0 होता है, इसलिए पीएफ का मान हो जाएगा cos फाई, यानी cos 0 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और साहब जी एक और छोटी सी बात याद रख लेना, इसका सीआरआई भी क्या होता है? उत्तम होता है। इसका सीआरआई 95 होता है, यानी क्या होता है साहब जी? उत्तम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कलर के लेकर के कोई भी दिक्कत यहां पर प्राप्त नहीं होती है। आपका कलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज एकदम नहीं होता है इस रोशनी में, यह भी आप याद रखेंगे। आइए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और छोटी सी बात को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आगे पलट दें विद्यार्थी जी, चलिए ऑनलाइन भी अब जो है एक छोटी सी बात आप यहां पर और याद रख लीजिए परीक्षा के उद्देश्य से। क्या है साहब? 200 वाट। क्या होता है साहब? 200 वाट तक का लैंप यदि है, विद्यार्थी जी जवाब देते चलिएगा, 200 वाट तक के लैंप में क्या होता है साहब? कौन सा होल्डर? बायोनेट कैप का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं बायोनेट कैप। एवं 200 वाट से, बिल्कुल 200 वाट से अधिक के लिए कौन सा? बिल्कुल अधिक के लिए एडिशन स्क्रू हैं, एडिशन स्क्रू कैप का प्रयोग। चलिए साहब, ये जो एडिशन स्क्रू होता है कौन सा एडिशन स्क्रू होता है? गोलियथ एडिशन स्क्रू होता है। क्या होता है? गोलियथ एडिशन ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? गोलियथ एडिशन स्क्रू होता है। अब यहां पर समझिए विद्यार्थी जी, अब ये सब बातें जब आप जान गए तो दूसरी बात क्या है, मेरा वोल्टेज जब आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ता है तो नेचुरली मेरी आयु लैंप की क्या होती है? बिल्कुल साहब कम हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कितना कम होती है जरा ध्यान दीजिएगा। 1% वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है? 1% वोल्टेज बढ़ाने पर 5 से 10% आयु आपकी क्या होती है साहब? घटती है। अब 5% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साहब 5% बढ़ाने पर आपका 50% आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या होती है? 50% आयु कम हो जाती है। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम क्या करें, किसी भी हाल में साहब जी हम क्या करें, किसी भी हाल में हम अधिक वोल्टेज पर इसका संचालन ना करें। इस बात का हम ध्यान रखने का काम करते हैं। अब आइए विद्यार्थी जी
जब इतना सब कुछ आप जान ही गए हैं, एक और छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि हम लोग इस लैंप के बारे में बेसिक बातों को समझा। अब यहाँ पर जो बहुत ही अंदर का चीज है, परीक्षा में आने की संभावना बन सकती है भीतर से क्वेश्चन पूछने पर, तो आपको वह ये है कि कार्बन फिलामेंट लैंप क्या है साहब, कार्बन फिलामेंट लैंप, यह जो है साहब कितना पावर का कंजप्शन करता है। तो हम लोग यहाँ पर एक सीपी की शक्ति के लिए, एक कैंडल पावर की शक्ति कितना वाट का कंजप्शन से प्राप्त होती है, 3 से 4 वाट। ये थोड़ा सा ज्यादा ना पावर खा रहा है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, कार्बन फिलामेंट के बाद क्या हो गया आपका, वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप, ठीक है, वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप। ये एक सीपी की शक्ति के लिए कितना खा रहा है, कितना खा रहा है, 1.2 वाट। कितना खा रहा है, 1.2 वाट। और सबसे कम कौन कंज्यूम कर रहा है, बिल्कुल आपका क्या है साहब, गैस फिल टंगस्टन फिलामेंट लैंप। हम इंडिकेटिंग नाम आपको लिख दिए, आप समझ लीजिएगा। गैस फिलामेंट कहने का मतलब है कि हमारा टंगस्टन का फिलामेंट है, इसमें एक सीपी के लिए कितना पावर खा रहा है, 0.6। कितना खा रहा है, 0.6। तो सबसे किफायती लैंप आपका कौन सा हो गया, गैस फिलामेंट। सबसे किफायती क्या हो गया, गैस फिलामेंट। की पावर भी कम खा रहा है और हमारा रोशनी भी ठीक ठाक हमको दे रहा है, यही सबसे किफायती हो गया। चलिए विद्यार्थी